नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मन के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को डिकोड करने वाले हैं। एक क्लिनिकल नज़रिए से देखें तो हम सबके दिमाग में कभी न कभी एक उथल-पुथल ज़रूर चलती रहती है। आज हम इसी मानसिक परेशानी का डायग्नोसिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट या मानसिक शांति पा सकते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। शुरुआत इस बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें पता है कि उनके लिए खराब हैं। मतलब हम सब जानते हैं कि रोज जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है या स्मोकिंग करना सच में जानलेवा है, फिर भी लोग इसे क्यों करते हैं? ये जो साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन है ना, जो एक टकराव हम मानव व्यवहार में देखते हैं, आज हमारी चर्चा का मेन फोकस वही है। आज के हमारे इस क्लिनिकल सेशन की उपचार योजना कुछ इस तरह रहेगी। हम मानसिक संघर्ष के निदान से शुरू करेंगे, फिर फेस्टिंगर और फ्राइड के मॉडल्स को समझेंगे, ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म को देखेंगे, हाई प्रेशर करियर के बर्नआउट पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि हम आंतरिक सद्भाव कैसे पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, आंतरिक मानसिक संघर्ष का निदान, या कह लीजिए हमारे ही अंदर चल रहे विरोधाभासों का घर्षण। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर आंतरिक संघर्ष है। ये वो मेंटल ट्रॉमा और तनाव है जो तब पैदा होता है जब हमारे विश्वास, हमारी वैल्यूज और हमारे रियल वर्ल्ड एक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये सिर्फ एक हल्की सी उलझन नहीं है, ये एक ऐसा क्लैश है जो हमारे दिमाग को अंदर से पूरी तरह झकझोर देता है। अब सोचिए, हमारा दिमाग इस खतरनाक परेशानी से कैसे निपटता है? इसके लिए दिमाग एक ऑटोमेटिक बैंडेड इस्तेमाल करता है, जिसे हम रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण कहते हैं। जब कोई लगातार स्मोकिंग करता है तो उसका दिमाग अनकॉन्शियसली बहाने बनाने लगता है, जैसे अरे मुझे इतना स्ट्रेस है कि स्मोकिंग करना तो मेरी मजबूरी है। ये खुद को सही ठहराने की एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है ताकि वो दर्द कम हो सके। इस प्रोसेस को और गहराई से समझने के लिए आइए लियोन फेस्टिंगर के मशहूर मॉडल की तरफ चलते हैं, जो हमें आंतरिक स्थिरता खोजने की प्रक्रिया को समझाता है। 1957 में फेस्टिंगर ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ है कंसोनेंस यानी सामंजस्य, जहां हमारी सोच और हमारे काम एकदम परफेक्ट सिंक में होते हैं। इसमें कोई तनाव नहीं होता, एकदम शांति होती है। और दूसरी तरफ है डिसोनेंस यानी असंगति, जहां सोच और काम आपस में बुरी तरह टकराते हैं, जिससे बहुत ही भयंकर मानसिक परेशानी पैदा होती है। जब हम इस असंगति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग 3 तरीकों से इस डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करता है। पहला और सबसे सीधा समाधान, अपना व्यवहार ही बदल लें, जैसे स्मोकिंग छोड़ दें। दूसरा, अपना विश्वास बदल दें, ये सोचना शुरू कर दें कि शायद स्मोकिंग के खतरे बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। और तीसरा तरीका है औचित्य जोड़ना, यानी वही रैशनलाइजेशन जिसके बारे में हमने बात की। अक्सर लोग व्यवहार बदलने के बजाय विश्वास बदलना ज्यादा आसान समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये असंगति हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसकी तीव्रता तब सबसे ज्यादा होती है जब विरोधाभास हमारी कोर आइडेंटिटी या नैतिकता से गहराई से जुड़ा होता है। अगर कोई ऐसा काम हो जाए जिसे सही ठहराना मुश्किल हो या जिसे पलटना बिल्कुल असंभव हो, तो ये मानसिक तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब फेस्टिंगर के इस मॉडल को अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के साथ जोड़कर देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आइए फ्रॉइड के आंतरिक युद्ध के मैदान को समझते हैं। फ्रॉइड के मुताबिक हमारे मन का एक बहुत ही जिद्दी हिस्सा होता है, जिसे आइड कहा जाता है। ये हमारी सबसे पुरानी, सबसे प्रिमिटिव इच्छाओं का केंद्र है। इसे कोई लॉजिक या रूल नहीं समझ आता, ये लगातार बस आनंद चाहता है। इसकी बस एक ही आवाज होती है, मुझे ये अभी चाहिए। और इड के बिल्कुल अपोजिट खड़ा है सुपर ईगो। ये हमारा बेहद सख्त मॉरल जज है। ये समाज, माता पिता और नियमों से बना है। जब इड कोई आवेगी काम करना चाहता है तो सुपर ईगो हमें गिल्ट और शर्मिंदगी का एहसास कराता है और सीधे कहता है, रुक जाओ, ये बिल्कुल गलत है। और इन दोनों के बीच जो बेचारा हमेशा फंसा रहता है वो है हमारा ईगो। ईगो हमारा रियलिटी मैनेजर है, जिसका काम है
इड की इच्छाओं और सुपर ईगो की नैतिकता के बीच मध्यस्थता करना। जहां फेस्टिंगर का मॉडल मान्यताओं और कार्यों के टकराव पर फोकस करता है, वहीं फ्रॉयड इसे इड और सुपर ईगो के बीच की जंग मानते हैं, जिसे हमारा ईगो किसी तरह सुलझाने की लगातार कोशिश करता है। तो ईगो इस भयंकर टेंशन और आंतरिक आघात को कम कैसे करता है? यहीं पर आते हैं ईगो के रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो खुद को इस ट्रॉमा से बचाने के लिए कुछ अनकॉन्शियस ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे रैशनलाइजेशन, तार्किक बहाने बनाना, या फिर डिनायल, जहां इंसान वास्तविकता को ही नकार देता है। इसी तरह प्रोजेक्शन में अपनी कमियां दूसरों पर थोप दी जाती हैं, रिप्रेशन में दर्दनाक यादों को अंदर दफना दिया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में बॉस का गुस्सा घर आकर परिवार पर निकाल दिया जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जब हम इसे देखते हैं तो साफ समझ आता है कि मन दर्द से बचने के लिए क्या-क्या खेल रचता है। अब इस पूरी साइकोलॉजिकल थ्योरी को हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। चलिए बात करते हैं करियर स्ट्रेस और कार्यस्थल में आने वाले पहचान के संकट के बारे में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहां इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का रिस्क बहुत हाई होता है, जैसे मार्केटिंग, न्यूज़ मीडिया या मेडिकल फील्ड। सोचिए, एक हॉस्पिटल में काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जब उसकी पर्सनल एथिक्स और काम के कमर्शियल टारगेट्स आपस में टकराते हैं, तो उस वर्क एनवायरनमेंट में जो लगातार संघर्ष पैदा होता है, वो बहुत ही भयंकर होता है। इसे क्लिनिकल केस स्टडी से समझते हैं। एक बैंकर है जिसका दृढ़ विश्वास है कि ईमानदारी बहुत मायने रखती है, लेकिन काम के दबाव में वो रिश्वत ले लेता है। अब यहाँ भयंकर असंगति पैदा होती है। इसे रिपेयर करने के लिए ईगो तुरंत बचाव में उतरता है और बहाना बनाता है, भाई सिस्टम ही भ्रष्ट है, यहाँ तो हर कोई कमीशन लेता है। इस तरह दिमाग अपने ही बनाए एक गंभीर विरोधाभास की मरम्मत कर लेता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है। अगर वर्कप्लेस की इस असंगति को इग्नोर किया जाए तो अंततः इंसान परेशान होना बंद कर देता है और सुन्न हो जाता है। जब इन संघर्षों को लगातार दबाया जाता है तो ये अपरिहार्य रूप से एक भयंकर आइडेंटिटी क्राइसिस और गंभीर दीर्घकालिक बर्नआउट में बदल जाता है। ये अनदेखा किया गया दर्द अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो इन सब का इलाज क्या है? आइए अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सद्भाव और संतुलन प्राप्त करने की हमारी उपचार योजना। अस्वस्थ रैशनलाइजेशन से बचने के लिए डेली माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी सी डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट है जो डेली ट्रिगर्स पहचानने में मदद करती है। खुद से पूछें, क्या हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए सही ठहरा रहे हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की है, या क्या हम जानबूझकर उन तथ्यों से बच रहे हैं जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देते हैं? इन सवालों से हम अपने ही दिमाग की ट्रिक्स को पकड़ सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर सबसे बड़ी सलाह यही है कि आंतरिक संघर्ष को हल करने का केवल एक ही स्थायी तरीका है। हमें हमेशा अपनी विश्वास प्रणाली, अपने मूल्यों और अपने वास्तविक दुनिया के व्यवहार को जानबूझकर एक ही सीधी रेखा में अलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे कर्म हमारे सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाते हैं, तभी हम पछतावे से बच सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए बस यही कहेंगे कि आंतरिक सद्भाव कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जरा सोचिए, हमारे रोज के ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमारा ईगो अपनी किसी सीक्रेट ट्रिक से डिफेंड कर रहा है? जब हम माइंडफुलनेस के साथ अपने एक्शंस को अपनी सच्ची वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं, सच मानिए असली मानसिक शांति तभी मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।